नमस्कार साथियों, आज है हम बेहटा विलेज में। बेहटा विलेज जो कि एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में आज एक रोल मॉडल का काम कर रहा है। हम यहाँ पर आज आए हुए हैं श्री भरत भूषण जी त्यागी के फार्म पे। भरत भूषण त्यागी जी जिन्होंने जैविक खेती के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है, इनको जैविक खेती के कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आज हम इनके फील्ड में आए हुए हैं और निरीक्षण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस प्रकार इन्होंने जैविक खेती को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट के तौर पे भारतवर्ष में एक नाम स्थापित किया है। और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यह कुछ जानकारी देना चाहते हैं। मेरा साथी ऋषिकांत यादव को मैं बुलाना चाहता हमारे साथ है ऋषिकांत यादव। ऋषिकांत जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज देश में जैविक खेती ही क्यों, कन्वेंशनल फार्मिंग क्यों नहीं? काफ़ी अच्छा सवाल है। जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे देश में हरित क्रांति आई सन 70s में। तो हरित क्रांति में क्या है कि हमने लॉट ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज़ किए। इसकी वजह से हमारी जो मृदा है उसकी संरचना में काफ़ी सारे बदलाव आए। उसकी संरचना बहुत ही गड़बड़ हो गई। उसमें क्या हुआ कि हमारे केमिकल्स जो थे उनके फैक्टर्स आ गए हमारे सॉइल में, उसके द्वारा क्रॉप में आए, क्रॉप के द्वारा हमारे वो फूड मटेरियल में आए, वो हमारे बॉडी के अंदर आए। उसकी वजह से हमारे आज शरीर में इतनी सारी बीमारियां फैल रही हैं। वही रीज़न है कि इसी कारण आज आदमी इतना परेशान है, इतने सारे हॉस्पिटल्स में लाइन लगी हुई है। इसलिए ज़रूरी है आज के दौर में ज़रूरी है जैविक खेती की, बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऋषिकांत जी, आज जैविक खेती हर किसान ये जानता है कि हम केमिकल का खा रहे हैं, लेकिन फिर भी आज ऑर्गेनिक मतलब केमिकल खेती ही क्यों अपनाई जा रही है? जैविक खेती काफ़ी अच्छा सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है। क्योंकि आजकल किसान सिर्फ देख रहे हैं क्या, प्रोडक्शन इसलिए क्योंकि उनका इनकम बहुत कम है, इसलिए वो सिर्फ प्रोडक्शन उगाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेना चाहते हैं। इसके लिए वो लॉट ऑफ यूरिया यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्शन तो बढ़ते हैं, लेकिन उसमें जो कंटेंट्स रहते हैं वो तो खाते हैं हम लोग, जो नॉर्मल फैमिलीज होती हैं वो खाते हैं। तो वो भुगतना नॉर्मल एक आम आदमी को पड़ता है। किसान तो काफ़ी ज़्यादा पैदावार तो कर लेता है, लेकिन उसमें काफ़ी रेसिड्यूज रह जाते हैं जो कि आदमी के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा ये है यहाँ पे ऋषिकांत जी, हमने सुना है कि जैविक खेती से उपज गिरती है, इसलिए किसान जैविक खेती नहीं अपना रहे। जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली ये क्या होता है, जब हमारे क्योंकि हम केमिकल यूज़ करते करते अपने जो सॉइल है उसका कार्बन कंटेंट हमारा बहुत लेस देन 3 के नीचे चला गया है। तो इसकी वजह से अगर हमें वो कार्बन को बढ़ाना है तो वो 2-3 साल लगेंगे हमें। कन्वर्जन पीरियड 2 से 3 साल होता है। इसमें हमारे क्या होता है सॉइल में कि हमारा कार्बन का कंटेंट बढ़ता है, और इसकी वजह से थोड़ा सा यील्ड पहले साल में थोड़ा सा कम होगा, सेकेंड ईयर में कम तो नहीं होगा, एवरेज होगा, फिर थर्ड ईयर में क्या होगा हमारा उससे थोड़ा आगे होगा, फिर 4 साल 5 साल हमारा दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। जी। तो हमने सुना मतलब ये कन्वर्जन पीरियड उसका 3 साल का होता है। 3 साल का। ये एक्चुअली 3 साल एग्जैक्ट नहीं है, कहीं लिखित नहीं है कि 3 साल है। ये एक्चुअली बस साइंटिफिक रूप में दे दिया गया है कि ये 3 साल है। एक्चुअली 3 साल नहीं है। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे सॉइल को देख रहे हैं, कैसे आप समझ रहे हैं सॉइल को, कितनी जल्दी आप समझ के उसको अब कैसे कर रहे हैं। तो वो आपके ऊपर है, कितनी जल्दी आप उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ा रहे हैं, तो वो आपके ऊपर है कि कितनी जल्दी आप बना सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन करके है ना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करके। तो ये ऑर्गेनिक कंटेंट आपकी यदि सॉइल का बढ़ जाएगा वो बढ़ जाएगा तो कर सकते हैं आराम से। बहुत अच्छा क्वेश्चन, धन्यवाद ऋषिकांत, जो कि आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसानों भाइयों को दी है। हम इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने बताया कि किस प्रकार आज हम जैविक खेती जरूरी है किसानों के लिए, किस प्रकार ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़फुल है किसानों के लिए, क्योंकि आज किसान कर्जे की बोझ से दबा हुआ है। आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रकाश डाला, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब मैं मेरे नए साथियों से मिलवाना चाहता हूँ। यहाँ पे है चार्ल्स बेस्ले। अब आज हम प्रकाश डालेंगे कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्रॉप पैटर्न पे। तो चार्ल्स, आज तुम ये जो आपने क्रॉप लगा रखी है यहाँ पे,
तो ये क्रॉप में आपने किस क्रॉप को लगाया हुआ है यहाँ पे? एक्चुअली अगर आप ये ले लिए तो हम ये पूरा क्रॉप को डिवाइड किया जी पूरा हमारे लैंड को 5 सेंटीमीटर का ये है, जी ये 3 सेंटीमीटर। एक्चुअली ये हो रहा है कि 5 सेंटीमीटर वाले में मैक्सिमम हम 1 साल से कम वाला क्रॉप्स लेंगे। 5 सेंटीमीटर वाले में? हाँ, 1 साल से कम वाला। अच्छा, और ये आपने ये कूड़ में क्या लगा रखा है यहाँ पे? अच्छा, ये है कि ये तो 3 सेंटीमीटर वाला है, एक प्लॉट तो 3x3 होगा। अच्छा, अभी हम लोग इसमें आ जाएंगे। ये तो शुगर केन है। एक्चुअल हम लोग कई प्रकार के हम लोग ये देखते हैं कि मैक्सिमम लोग ये शुगर केन को कैसा बोए जाते हैं कि लाइंस पे बोए जाते तो चार्ल्स वेस्ली जी, हाँ, तो हमने हाँ। देखा है कि मोस्टली किसान फार्मर आज शुगर केन को नॉर्मल सरफेस एरिया पे ही होते surface area पे ही हैं। इस टाइप की टेक्निक हमने आज पहली बार देख रहे हैं हाँ, यहाँ ये पे। भी यहाँ तो पे- इसका क्या बेनिफिट है किसानों के लिए? हैं। हाँ, ये भी एक बात है कि यहाँ पे ये भी नया टेक्निक है। हम लोग भी इसको टेस्ट कर रहे हैं। ये भी यहाँ पे ये है कि ये कितना 9 मीटर स्क्वायर का ये प्लॉट है। ये प्लॉट में कितना 9 ब्लॉक्स आ जाएगा। जी, कम से कम एक ब्लॉक से हम लोग को यील्ड आएगा कम से कम 40 से 50 किलो। एक ब्लॉक से 50 एक किलो? ब्लॉक से 40 से 50 किलो। 50 किलो, जी इस हिसाब से यहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं कि इसमें सीड बोलते हैं ना, आपको ऑलरेडी जानता होगा आपको शुगर केन का सीड। जी जी। उसको इतने इतने काट के कम से सो कम में? एक में 7-8 लगाएगा। ये यहाँ पे आपने लगा रखा है? हाँ, इसमें 7-8 लगाएगा। ये तो अभी आ रहा है। अच्छा अच्छा। ये इसको सीड ट्रीटमेंट भी इतना ज़्यादा का डिफिकल्ट सी है, सीड ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हम लोग, सिर्फ लाइम वाटर से ट्रीटमेंट दे रहे हैं इसको। यहाँ ये पर है आपने seed कौन सी treatment। क्रॉप लगा रखी है? वो तो लहसुन का क्रॉप है। लहसुन का क्रॉप है। और दूसरी बात ये कि इसमें हम लोग ये आप पूछ सकते हैं क्या कंपोस्ट या फर्टिलाइजर क्या यूज़ कर रहे हैं। जी जी। ये तो पूरा ऑर्गेनिक तो ऑलरेडी आपको पता है, इसी वजह से हम इसमें लोग केमिकल का उपयोग नहीं कर रहे हैं आप? उपयोग नहीं कर रहे, सिर्फ कंपोस्ट एंड एफओएम यूज़ किए अच्छा अच्छा। थोड़ा सा। और ये ऐसा करने में ये है कि हम लोग को मैक्सिमम यील्ड बहुत ज़्यादा आ जाएगी। ज़्यादा आ रही है। सिर्फ इसी में आपको कम से कम 480 किलो गन्ना मिल एक रो में, ये पूरी रो में? या एक ही रो। ऐसा करने में ऑलमोस्ट ये तो हम तो बहुत कम ही एरिया ले रहे हैं, बट लेकिन ये तो अगर पूरा एकड़ को आप लिया तो यील्ड तो ऑलमोस्ट इससे इक्वल आ जाएगा नॉर्मल। तो आप Conventional तो आप farming किसान भाइयों को ये कहना चाहोगे कि ये पैटर्न को अपनाएं? ले सकते हैं ये पैटर्न। ये पैटर्न बहुत अच्छा है। जी चार्ल्स वेस्ली, धन्यवाद, आपने जो इतनी अच्छी जानकारी आज हमारे और किसान आपको भाइयों को दूसरा दी बात है। ये भी कि ये बंड्स में ये लगा है ना, जी हाँ, ये जो आप बंच में दिख रही है हमको, मूली दिख रही है एक्चुअली यहाँ यहाँ पे पे। ये है कि हमको यहाँ पे वो बंदर का बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, इस वजह से इसको ट्रैप क्रॉप करके हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर बंदर आए तो पहले हमारा गन्ने के प्रोटेक्शन के लिए? हाँ, वो गन्ने या कुछ भी कोई ये सभी फसल क्रॉप आने जो दो। आप मेन क्रॉप ले रहे हाँ, हैं मेन उसके प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन उसको के लिए? प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई जी, भी जी। आया तो पहले उस पे लेके जाएगा तो हमारा गन्ना को नुकसान नहीं होगा। जी जी जी। चार्ल्स वेस्ली, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओके, थैंक यू। अभी चार्ल्स वेस्ली के बाद हमें मेरे साथियों को बुलाना चाहता हूँ, वरुण जाट जी नमस्कार। तो वरुण जी, आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये आलू क्रॉप लगा रहे हैं, आपकी फील्ड में भी आप आलू क्रॉप ग्रोइंग जी, कर रहे जी, हैं जी, जी। और यहाँ पे आपने देखा है कि किस प्रकार इन्होंने आलू की क्रॉप को लगा रखा है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कुछ आपकी जानकारी हमारे किसान भाइयों को आलू के बारे में दीजिए। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि आलू की फसल हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में जी, जैसे कि केमिकली फार्मिंग मेड़ों पे करते हैं, इसी तरीके से कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये भी? ऑर्गेनिक फार्मिंग में मेड़ों पर कर सकते हैं। जी, इसका उपज में कुछ मतलब कम ज़्यादा का रेशो जो हो सकता है उपज- ऑर्गेनिक या केमिकल फार्मिंग में? तो नहीं, वो तो होता है, लेकिन हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में अच्छी उपज हम कम से कम 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ले सकते हैं। इसका मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग की जैविक जी। के द्वारा यदि खेती करते हैं तो एक हाँ, किसान है ना? हाँ हाँ जी। और किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग से करता है तो 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज ले सकता है। और इसके साथ में हम आलू के मेड़ के यहाँ पे बगल में चिया ले सकते हैं। अच्छा, ये क्रॉप जी, लगी है, जी, ये जी, चिया है जी? जी, इससे पौधे को न्यूट्रेंट्स वगैरह मिलते हैं। आलू क्रॉप को? आलू क्रॉप को जी। पोषण मिलता है, अच्छा पौधा है, न्यूट्रेंट प्राप्त होता है। और अगर हम चिया नहीं लगाते हैं तो इसके पास में आप सौंफ भी लगा सकते हैं। सौंफ भी? सौंफ भी लगा सकते हैं। ये मतलब न्यूट्रेंट प्रोवाइड करवाता है? जी, न्यूट्रेंट प्रोवाइड कराता है। जी जी। वरुण जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप आलू की क्रॉप को डायरेक्ट सेलिंग करते हैं या फिर चिप्स इससे बनाते हैं? हम आलू की क्रॉप तो सेलिंग भी करते जी। हैं, और अगर हमें अच्छा मार्केट में अच्छा पैसा हमको अच्छी इनकम प्राप्त करनी जी। है तो हम उसमें चिप्स बनाकर भी इसके बेच सकते हैं। अच्छा, आप किस वैरायटी का उपयोग कर रहे हैं इस समय? हम आलू की पुखराज भी कर रहे हैं और ये कुफरी किसान भी यूज कर रहे हैं। कुफरी किसान? जी, अच्छी वैरायटी है कुफरी किसान आलू की।
जी, आपने ये मेड के ऊपर यहाँ ये किस क्रॉप को लगा रखा है ये आपने? यहाँ पे हमने सौंफ लगा रखा है। जी, क्या उद्देश्य है इसका यहाँ लगाने का? यहाँ पे सौंफ लगाते हैं, जगह खाली रहती है तो मेड में सौंफ लगा सकते हैं। अच्छा। और इसे मिक्स क्रॉपिंग भी हो जाएगी इस प्रकार से। हाँ, अच्छा, और ये प्रोटेक्शन भी करेगी? प्रोटेक्शन भी करेगी, काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन करेगी। और हम मेड पे मूली भी ले सकते हैं, अच्छा, मूली भी है ना? सलजम, शुगर बीट भी जी ले जी, सकते अभी हैं। हमारे चांस बेचली ने मूली के बारे में बताया था कि क्या इसका उपयोगिता है, यहाँ जी, लेने जी, का क्या जी, पर्पज रहा है। जी। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी ली, इसके हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। जी, जैसा कि साथियों अभी वरुण जी ने यहाँ पर विभिन्न प्रकार की क्रॉप के बारे में इन्होंने जानकारी दी, आलू की, सौंफ के बारे में, और यहाँ लहसुन, टर्मरिक और सभी प्रकार की क्रॉप के बारे में हमारे किसान भाइयों को इन्होंने जानकारी दी है। अब मैं बुलाना चाहूँगा मेरे साथियों मोहम्मद दानिश को। दानिश, आप गुड इवनिंग एंड थैंक यू सो मच राहुल, जो आपने हमको बुलाया यहाँ पर। दानिश, आप आए यहाँ पर, इसके लिए धन्यवाद आपका। अब हम यहाँ पर कुछ चर्चा करेंगे ऋषिकांत यादव जी के साथ, जो कि मिक्स क्रॉपिंग और सोइल के बारे में कुछ हमको जानकारी देंगे हमारे किसान भाइयों को। तो मैं बुलाना चाहता हूँ ऋषिकांत यादव को। ऋषिकांत जी आइए और हम कुछ जानकारी किसान भाइयों को दीजिए यहाँ पे। मैं ऐसे ही खड़ा दूँ, कहाँ से खड़ा दूँ? वंस अगेन राहुल, आपने हमें इतना अच्छा अवसर दिया, थैंक यू वंस अगेन। ऋषि भाई, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ जी, छोटे। जरूर। ये आपने जो देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी फील्ड यहाँ मुझे देखने में लग रही है कि आप जो ये मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है आपका? इससे करके आप क्या करना चाहते हैं और अपने हमारे किसान भाइयों को क्या दिखाना चाहते हैं? मोस्टली ऋषिकांत जी, एक क्वेश्चन और मेरा भी है साथ में कि मोस्टली मैंने देखा है कि सिंगल क्रॉप की आज भारतीय किसान सिंगल क्रॉप पे डिपेंड है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की क्रॉप लगी हुई है, तो मिक्स क्रॉपिंग पैटर्न अपनाने का क्या उद्देश्य है? काफ़ी अच्छा सवाल है ये। आजकल के किसानों के दिमाग में ये सवाल काफ़ी ज़्यादा गूंज रहा है। एक्चुअली क्या है कि हम लोग नॉर्मली पहले से ही करते आए हैं कि मोनोक्रॉपिंग। उसमें क्या होता है कि हम लोग धान गेहूँ इसी में लगे रहते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारा लागत जो है आधे से ज़्यादा तो उसी में लग जाती है, और जितना प्रोडक्शन आता है वो उसमें घर भी नहीं चल पाता है। इसलिए किसान को आजकल बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं उसकी लाइफस्टाइल जीने के लिए। तो इसलिए हमारे हम लोग जैविक खेती में जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग मिक्स क्रॉपिंग करते हैं। वहाँ पे हम लोग मोनोक्रॉपिंग का कोई प्लेस नहीं है जैविक खेती में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि आप पूरा नज़ारा, यहाँ पे पूरी मिक्स क्रॉपिंग की गई है। यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, यहाँ पे पूरी 20 क्रॉपें ली गई हैं एक पर्टिकुलर प्लेस में। जहाँ पे आप सिर्फ धान और गेहूं लेते थे, वहाँ पे हमने 20 क्रॉपें उगाई हैं। हाँ, और देख रहे हैं काफी क्रॉप जी, लगी देख हुई सकते है हैं यहाँ जैसा पे। कि आप, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये गन्ना जैसा कि आप देख रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में लगा है। ये पूरी लाइन सोविंग करने पे भी उतना ही प्रोडक्शन देता है जितना कि एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया में दे रहा है ये। तो इसलिए इसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी लाइन पे, हमारे यहाँ पे कुछ सब्जियों के लिए हम लगाए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लहसुन हम लगाए हुए हैं। तो ये इसका प्रोडक्शन उतना ही होता है जितना कि हम लाइन सोविंग में पूरे खेत में लगाने पे जितना प्रोडक्शन पाते हैं, उतना ही हम एक पर्टिकुलर एरिया में भी ले सकते हैं। आपकी बात तो बहुत अच्छी, सही बात बता रहे हैं आप। लेकिन मैं फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ, एक किसान इस बारे में ज़्यादातर नहीं सुनते जी। अगर 100% किसान है, जिसमें से ओनली 30% या 40% इस चीज़ के बारे में सोचते हैं। क्या आप हमारे किसान भाइयों को ये बात बताइए, इससे कितना ज़्यादा लाभ हो सकता है और क्या सिंगल प्लांट लगाने से कितना लाभ होता है, और इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा अपना प्रोडक्शन में कितनी ज़्यादा इसका प्रोडक्शन आती है? काफ़ी अच्छा सवाल है। इसमें क्या होता है एक्चुअली कि हम लोग पहले से, जैसे कि 70s में आया था हरित क्रांति, उसके बाद ही हम लोग केमिकल लगाने लगे। केमिकल के यूज़ के वजह से हमारे प्रोडक्शन जो थे पहले तो इंक्रीज हुए, फिर हमारा एक स्थान पे आके वो रुक गया प्रोडक्शन। वो हमारा वहीं पे ठहरा हुआ है, लेकिन हमारी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो हमारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारा जो यूरिया और DAP जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो दिन पर दिन वो ज़मीन में उसकी मांग बढ़ती ही जा रही है। तो इसलिए हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर ये जो देख रहे हैं आप, जैसा कि ये जैविक खेती में क्या होता है कि इसमें कोई भी DAP, कोई भी यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं। इसमें क्या होता है कि एक प्राकृतिक वे के अनुसार हम लोग इसमें फार्मिंग करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कोई क्रॉप का वेस्ट रेसिड्यू है उसको उसी के सॉइल में मिक्स करके, उसका मतलब सॉइल की जो हमारे फर्टिलाइजर जो होता है ना, हम लोग बाहर से डालते हैं, उसका बढ़ा सकते हैं आराम से अपने से। तो ये प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के व्यवस्था में ही चलना ही जैविक खेती है, यही है। लेकिन ऋषिकांत जी, एक मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि हर क्रॉप को एक अलग अलग सुटेबल टेम्परेचर और जिसके बाद सोइल की उसकी पीएच वैल्यू, जो कि हम पीएच वैल्यू पे बात करते हैं। आज सारा देश पीएच वैल्यू पे बात करते हैं कि पीएच के अनुसार ही क्रॉप को ग्रोइंग कीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की क्रॉप लगी हुई है, तो किस प्रकार ये मेंटेन कर लेती है, क्योंकि हर क्रॉप को एक अलग अलग टेम्परेचर का पीएच चाहिए, वैल्यू चाहिए, उसका एक रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। सही बात है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी सॉइल, ये हमारी सॉइल है, इसमें काफी भुरभुरी है, आप देख सकते हैं। जैसा कि ये आप भी देखिए, काफी भुरभुरी है। इसमें हमारा पीएच मान 2.5, उसका कार्बनिक कंटेंट इसमें
2.5 है। 2.5%। 2.5%। आज तो हम देख रहे हैं कि कार्बनिक परसेंटेज की मात्रा दिनों दिन गिरती जा रही है। बिल्कुल सही किसान बात। इसी से परेशान है। आज के डेट में जी। पूरे आप इंडिया में सर्वे कर सकते हैं, जी। 0.5 से कम, अधिक से अधिक 90% जगह आपको इतना ही मिलेगा, 0.5 से कम। आप हमारे सॉइल में देख सकते हैं, यहाँ पे 2.5% कार्बन कंटेंट है हमारे soil में। जी। जी आपसे एक क्वेश्चन और था, ये क्या अब ये मिक्स के इसको लगाने के बाद आप कौन सा FIM यूज करते हैं, क्या किस तरीके का हाँ, ये mixing करते हैं आपकी इस सॉइल soil जो में? देख रहे हैं हम जो बहुत इतनी भुरभुरी soft है, काफी तो आपने भुरभुरी है। किस प्रकार इसको भुरभुरापन किया हुआ है यहाँ पे? जी, सही बात है। ये एक्चुअली क्या होता है इसमें, जब हम प्रकृति के अनुसार खेती करेंगे जी। तो प्रकृति के विरुद्ध नहीं, जी। पॉली हाउस लगा के नहीं, प्रकृति के अनुसार जिस मौसम में जिसे लगाना चाहिए उसी मौसम में अगर हम लगाते हैं तो हमारी मृदा भी सुखी रहेगी, हमारी क्रॉप भी सुखी रहेंगे। तो क्या होता है कि जैसे है कि हम जब भी फार्मिंग के लिए जाते हैं, जब भी कोई क्रॉप लगाना है उसके 1 महीने 1.5 महीने पहले ही, 40 से 45 दिन पहले FIM हम अपने फॉर्म में मिक्स कर देते हैं, तो वो डिकम्पोज होकर हमारे सॉइल में ऐसा मिक्स हो जाता है कि वो बिल्कुल भुरभुरी बना देता है और बिल्कुल सॉइल की फर्टिलाइजेशन जो होती है हमारी इंक्रीज हो और जाती है। सूक्ष्म जीव की जो जी, क्रियाशीलता जी, गति है वो वो उसको बढ़ बढ़ा जाती है। देती है। सही जी, बात जी। है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे और- किसान भाइयों को दी है जी। जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं आपका। धन्यवाद आपका भी। बात करी थी कुछ क्रॉप के बारे में, अब हम आते हैं गोबर की खाद। ये नाम गोबर की खाद सभी किसान इस नाम से प्रचलित है, तो मैं आज गोबर की खाद पे विशेष चर्चा के लिए बुलाना चाहता हूँ मेरे साथी राकेश जी का। राकेश जी आप आए। राकेश जी, आप किस प्रकार गोबर की खाद को तैयार करते हैं और क्या फ़ायदा है आज गोबर की खाद का उपयोग करने से? थैंक यू राहुल, जो तुमने क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये गोबर खाद बहुत अच्छी है जी। लेकिन आपने तो किसानों से सुना होगा कि गोबर तो कभी यूज ही नहीं जी। करते, गोबर खाद कभी नहीं यूज करते, वो DAP यूरिया। आखिरकार क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्शन चाहता है। जी जी हाँ। प्रोडक्शन चाहता है कि सबसे ज़्यादा, अरे ये नहीं चाहता कि मेरी क्रॉप में हानि क्या है और आने वाली पीढ़ी और हमें क्या हानि है। जी, जी। क्योंकि उससे DAP पे जो जितना मैं चाहता हूँ कि जितना इससे अच्छा होता है वो DAP अच्छा नहीं होता, ना कि यूरिया अच्छा होता है। जी जी हम हमेशा किसानों की सलाह यही देते हैं जी। कि तुम गोबर की ही खाद यूज करो। रीजन क्या है गोबर खाद यूज करने में कि उसकी जो हमारे अंदर जो कीटाणु होते हैं, जो मतलब जो अन्य तरह पर बीमारी होती हैं वो इससे नहीं होती हैं, और अच्छी क्रॉप भी होती है और सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है। तो मैं राकेश जी आपसे पूछना चाहूँगा, किस प्रकार आप ये गोबर की खाद को तैयार करते हैं? कुछ आप- जानकारी आप हमारे किसान भाइयों को क्वेश्चन दीजिए। आपका बहुत अच्छा है। इसको हम एकांत जगह में या कोई अच्छे खुले वातावरण में हम इसकी गोबर की एक फिट लेयर तैयार करते जी, हैं। जी। उसको और जितनी हमारी डेली की गोबर निकलती है हम उस लेयर के अंदर डालते रहते जी। हैं। जब वो लेयर बिल्कुल बराबर हो जाती जी। है तो उसमें हम पानी या पैडी, जी। उसका घास वगैरह उसमें हम डालते रहते जी। हैं। उसको कम से कम उसमें हम डेली पानी का यूज करते रहते हैं, अच्छा, नमी बनाए रखने नमी के बना लिए। रखने के लिए, तो ये पानी क्यों डाला जाता है? क्योंकि इसमें नमी बनी रहे जी। और सड़ती रहे। अच्छा अच्छा। इसमें सूखा पानी नहीं आए, जी, जी। वो सड़ेगी, जो बैक्टीरिया रहता है हाँ। उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाए। बढ़ जाती है। जी, जी। और इसको तैयार करने के लिए 2 महीने 2.5 महीने में ये बिल्कुल तैयार हो जाती 2 है, महीने में पूरा कंप्लीट हो फार्म जाती है, पे ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। जी जी। तैयार होने के बाद हम इसमें सोइंग क्या करते हैं कि इरिगेशन या सोइंग करने के टाइम इसको पहले हम डालते हैं जी जी। और इसके बाद फिर जुताई करते हैं जी। कि ताकि ये पूरे खेत में फील्ड में मिल जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए, मिल जाए। जी। तो यही सलाह है कि किसानों से मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जब भी तुम यूज करो जैविक खेती के लिए, ना कि तुम यूरिया और ना ही DAP, तुम हमेशा यही खाद यूज करो। और मानता हूँ कि 2 या 3 साल प्रोडक्शन कम देती है, लेकिन जी, जब भी देती है अच्छी देती है और अच्छी ठोस देती है, और जो होने वाली लाभ हो नहीं होती उसमें कोई कमी नहीं आती। जी जी राकेश जी, आपका हम धन्यवाद देते हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी है। यहाँ पर गोबर की खाद की उपयोगिता के बारे में इन्होंने प्रकाश डाला है, इसके लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू। यार राहुल जी बहुत ही अच्छा लगा है, हमारे मित्रों जो आए, हमारे मित्र आए, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। ये तो ऑर्गेनिक फार्म तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। हाँ जी, आज हमने बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर हमारे मुझे साथियों बहुत ने अच्छा दी लगा है। आई थिंक हमारे देश को इस तरफ, इस ऑर्गेनिक फार्म को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, जी। जिससे हमारे किसान भाइयों के अंदर एक तो ताकत पैदा हो जी। और पूरे देश में ये चीज़ कायम होना चाहिए। आपको क्या लगता है इस बारे में? जी जी, हमको बहुत अच्छा लगा आज जानकारी। ये यदि जैविक खेती आज हर किसान अपनाए तो ये तो वरदान सिद्ध हो सकती है। बिल्कुल, कितनी बिल्कुल। अच्छी जानकारी हमारे साथियों ने दी है आज किसान भाइयों को, और यहाँ पर सभी तरह की जानकारी दी है जी, कि जी, किस जी। प्रकार जैविक खेती आज एक रोल मॉडल बन सकती है किसानों के लिए यदि अपनाए तो। और मैं तो ये सलाह देना चाहता हूँ दानिश जी कि आज हर किसान को जैविक खेती अपनाना चाहिए और देश को समृद्धि की ओर ले जाना चाहिए। जय जवान जय किसान।